हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आपके सामने आप सभी का स्वागत है एसएससी टी पॉइंट पे। आई होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, सभी लोग स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाइयों पे ध्यान दे रहे हैं और एसएससी टी पॉइंट आपकी परिवार की तरह है, तो इससे जुड़े रहिए। आपको यहाँ पे एसएससी से रिलेटेड सारे वीडियोस, आपके एसएससी के सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या जो भी एग्ज़ाम एसएससी करवाती है उससे रिलेटेड पूरा सिलेबस के वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। मैं जब भी आपके पास आऊँगा आप जीएस का सिलेबस लेके आऊँगा। हमारी अदर फैकल्टीज़ आपके लिए मैथ्स, साइंस और रीजनिंग जो भी आपके टॉपिक्स आते हैं इंग्लिश से लेके वो सारी चीज़ें वो आपको पढ़ाई जाएंगी। तो आप बने रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सुविधा मिल रही है, इसके कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं, तो पढ़ाई भी फ्री में मिलती है। ऐसा किसने कहा कि नहीं मिलती है? आप में शिद्दत होनी चाहिए, तो शिद्दत कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, एक रेगुलरिटी बनाए रखिए, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। हम आपके साथ लाइव क्लासेस भी लेके आएंगे, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो बस आपका प्यार और साथ बना रहे तो हमारी चीज़ें आपके साथ ही ग्रो होंगी। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। शेयर मार्केट की शुरुआत हो चुकी है। शेयर एंड स्टॉक मार्केट का एक वीडियो ऑलरेडी आपको बना दिया गया है, जिसमें आपको समझा दिया गया है कि शेयर मार्केट क्या होती है, एनएससी क्या होती है, बीएससी क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया देख लें। अगर वो देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आज आप पढ़ने वाले हैं शेयर मार्केट में यूज़ किए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, और वो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अलग अलग जगहों पे। तो जो पढ़ना है वो पढ़ना है आज। तो सवाल ये आता है कि सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो चलिए एक बहुत ही कॉमन पढ़ने वाले हैं जिसको आप कहते हैं बुल। आप क्या कहते हैं? बुल मार्केट। अब आपको बुल मार्केट सुनाई देते ही माइंड में कुछ हिट करता होगा कि भाई बुल का मतलब क्या है। बुल एंड बेयर, आपने ये वर्ड कई बार सुने हैं, बुल एंड बेयर। देखिए लाल कलर का रेडिश दिखाया गया है। वैसे सिंपली कहा जाए, अ बुल मार्केट डिस्क्राइब अ मार्केट दैट इज लॉन्ग टर्म राइज। अगर मार्केट में कंटिन्यू चढ़ाव है, मार्केट क्या कर रही है? राइज कर रही है, मतलब आप कह सकते हैं कि मार्केट में परफॉर्मेंस बेटर है, मार्केट परफॉर्मिंग बेटर। ठीक है, अगर मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस है, बेटर है, तो ये बुल का सिंबल क्या होगा? राइज की तरफ रहेगा, और उसे कहा जाता है बुल मार्केट। बड़ी सिंपल सी बात है, जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करे, मार्केट में चढ़ाव हो, तो उसे आप बुल मार्केट कहेंगे। इसके बाद आता है बेयर। अ बेयर मार्केट इज अ डिस्क्राइब अ मार्केट दिस इज ऑन द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन। अगर मार्केट में कुछ महीनों से, कुछ मंथ से कंटिन्यू आप डिक्लाइन देखते हैं, झुकाव देखते हैं, जिसे कहते हैं झुकाव या डिक्लाइन। ठीक है, डिक्लाइन, या आप कह सकते हैं कि मंदी का दौर हो। क्या हो? मंदी का दौर हो, शेयर्स के भाव, कंपनियों के शेयर्स के भाव गिर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएससी और बीएससी, इसके बारे में मैंने पढ़ाया है। इसमें रजिस्टर्ड कंपनियों के स्टॉक के भाव अगर कंटिन्यू फॉल पे हों, शेयर होल्डर्स अपना पैसा लूज कर रहे हों, मार्केट में उतनी तेज़ी नहीं है, ज़्यादा अर्निंग नहीं हो रही है, उसके कई कारण होते हैं भाई। मंदी या चढ़ाव के कई कारण। डिक्लाइन क्या होता है? देखिए शेयर मार्केट पे ग्लोबल इफेक्ट आते हैं। ग्लोबल इफेक्ट आता है, किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स आपके शेयर मार्केट को रिफ्लेक्ट करती है, पॉलिटिकल इफेक्ट आते हैं। ग्लोबल इफेक्ट में अगर आप बात करें, या पॉलिटिकल इफेक्ट में, ग्लोबल इफेक्ट की बात करें, तो मान लीजिए किसी कंट्री में वॉर हो गया, या आप कह सकते हैं कि सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, दो कंपनी के बीच में, क्या घर के अंदर ही सिविल वॉर की सिचुएशन आ गई। जैसे कि आप इस टाइम देख सकते हैं कि सूडान में क्या है, यही हाल है, सिविल वॉर की सिचुएशन है। इससे पहले आपने देखा था सीरिया में थी। ठीक है, टर्की का भी कुछ हिस्सा उससे इफेक्टेड हुआ था, एक कुर्द इलाका आता है। ये सारी चीज़ें आप समझते रहेंगे धीरे धीरे, हालांकि ये इंटरनेशनल यूज से रिलेटेड है, लेकिन किसी भी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये चाहे सीरिया हो या टर्की हो या सूडान हो, यहाँ कुछ ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड में ट्रेड तो करते ही हैं, ट्रेड करते हैं, तो उस ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे कुछ कंपनीज़ होंगी, जिन कंपनीज़ का स्टॉक मार्केट में रिलेटेड कंपनीज से थोड़ा सा लेन देन होगा, तो उससे उनके शेयर पे इफेक्ट आ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है मार्केट का उतार या चढ़ाव। अच्छा, पॉलिटिक्स से कैसे होता है भाई? किसी बड़ी बड़ी बहुत सारी डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग, ऐसा नहीं कि डेवलपिंग कंट्री की पॉलिसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनकी अपनी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ होती हैं। मान लीजिए इंडिया का इलेक्शन, इंडिया में जब इलेक्शन होता है, सेंट्रल इलेक्शन प्रधानमंत्री का, तो पूरा वर्ल्ड उस पर निगाहें टिका के रखता है। क्यों? इंडिया 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश है,
जहाँ पे 140 करोड़ उपभोक्ता हों तो वहाँ पे प्रोडक्ट बेचने वाली सारी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, और सारी कंपनियाँ क्या चाहेंगी कि मेरी मार्केट वैल्यू बनी रहे, उनको ये उपभोक्ता दिख रहे हैं। तो भाई जो गवर्नमेंट आएगी जीतेगी वो किस तरह की पॉलिसी बनाती है, उसकी पॉलिसियाँ इनके मार्केट को इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के ग्लोबल इफ़ेक्ट आता है, जिससे कि मार्केट में इंक्लाइन और डिक्लाइन डिसाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है कि ये क्या होता है। इसके आगे अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारा क्या आता है, हम कहेंगे सर इसके बाद आता है ब्लू चिप स्टॉक। नाम से ही पता चलता है ब्लू चिप स्टॉक का मतलब होता है आप कह सकते हैं बड़ी कंपनियाँ। बड़ी कंपनियों का सेंस ये मतलब है जो हमेशा प्रॉफिट दे, जो हमेशा प्रॉफिट में रहती हैं, हमेशा क्या रहें, प्रॉफिट में रहे, प्रॉफिट में रहें, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं। और जब ब्लू चिप कंपनीज के आप शेयर्स खरीदते हैं, ऐसे कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं, तो उसी को कहा जाता है ब्लू चिप स्टॉक, क्योंकि शेयर एक या दो नहीं खरीदा जाता, ये हमेशा बंच में खरीदा जाता है। तो उसी बंच को या बड़े बड़े बंच को आप क्या कहते हैं, स्टॉक, कि भाई 100 शेयर, 1000 शेयर, जैसी आपकी है 10 शेयर, अब जो भी जिसमें भी लेते हो वो अपने आप में क्या हो जाता है, स्टॉक, की इस कंपनी का मैंने शेयर्स का स्टॉक ले लिया है। ठीक है, तो स्टॉक्स ऑफ द कंपनी दैट ऑफर ए स्टेबल रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट डिविडेंड। डिविडेंड के बारे में मैंने बताया था कि शेयर पे होने वाला प्रॉफिट, क्या होने वाला, शेयर पे होने वाला प्रॉफिट, मिलने वाला प्रॉफिट आप कहिए, शेयर पे मिलने वाला प्रॉफिट जो है उसको डिविडेंड कहते हैं। जब कोई कंपनी ग्रो करती है और प्रॉफिट कमाती है तो उसका कुछ हिस्सा प्रॉफिट का अपने शेयर होल्डर को देती है। तो उनके शेयर तो वैसे ही बढ़े रहते हैं, उसके दाम बढ़ते रहते हैं, और एज वेल एज उस पर उनको डिविडेंड मिलते रहता है, जिससे उनको भाई पैसे की अच्छी कमाई होती है। तो सिग्निफिकेंट डिविडेंड पेमेंट एंड हैव अ रेपुटेशन ऑफ साउंड फिजिकल मैनेजमेंट। जैसे रिलायंस है हमारे इंडिया में, इन्फोसिस आपको पता ही है, बेंगलुरु बेस्ड ये जो कंपनी है, नारायण मूर्ति सर जी की, कौन है, नारायण मूर्ति सर जी इसके फाउंडर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं, रेपुटेटेड कंपनी, इन कंपनीज में जॉब मिला गवर्नमेंट जॉब से कहीं बेहतर मानी जाती है, क्योंकि यहाँ की सैलरी लाखों में होती है, गवर्नमेंट जॉब में आपको उतनी क्या सैलरी मिलेगी, एज वेल एज एक अच्छी लाइफस्टाइल देते हैं, प्लस अपने एम्प्लॉइज से लेकर शेयर होल्डर्स जो भी इस कंपनी से जुड़ता है, इन कंपनियों से जुड़ना अपने आप में रेपुटेशन मानी जाती है, क्योंकि उनको प्रॉफिट में रहना है, लॉस मेकिंग कंपनियां ये नहीं है, इसलिए इनको ब्लू चिप कंपनीज कहा जाता है, ब्लू चिप स्टॉक कहा जाता है। इनके शेयर्स में पैसे लगाने से आप सिक्योरिटी फील कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, आपने जो भी पैसा लगाया पैसा डूबेगा नहीं, आपका पैसा डूबेगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। डे ट्रेडिंग क्या होती है, सीधी बात है, एक दिन के अंदर जितना भी आपने खरीदा या बेचा, जितने भी शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं उसी को डे ट्रेडिंग कहते हैं। बहुत सिंपल सी लॉजिक में, एक दिन के अंदर जितनी भी चीज़ें खरीदी या बेची गई उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम डे ट्रेडिंग कहते हैं। आगे बढ़े, चलिए, डिविडेंड क्या होता है वही बताया मैंने कि दिस इज अ पोर्शन ऑफ अ कंपनी अर्निंग्स दैट पेड बैक टू द शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर्स है भाई, जिसने आपकी कंपनी का शेयर खरीदा है, जिसने आपकी कंपनी का शेयर खरीदा है, अगर भाई सीधी बात है कि आप मेरे परमानेंट ग्राहक हैं, तो अगर कोई डिस्काउंट होगा या कुछ होगा तो मैं सबसे पहले आपको प्रेफर करूंगा। इसलिए अगर मेरा प्रॉफिट भी होगा और आपने मेरी कंपनी में पूंजी लगाई है तो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको दूंगा, तभी आपका मेरे पे विश्वास बना रहेगा और मेरे तो लॉन्ग टर्म तक टिके रहेंगे। ब्लू चिप कंपनियों वगैरह में जो डिविडेंड अच्छा देती हैं, एक बार जो शेयर लगाते हैं लॉन्ग टर्म तक शेयर ऐसे बनाए रखते हैं, अपने शेयर्स को बेचते नहीं हैं। शेयर्स ना बेचने का कारण यही होता है कि उनको पता है कि ये कंपनी, ये मेरे शेयर एक पूंजी की तरह है, जैसे ज़मीन की तरह है, कि जैसे ज़मीन के दाम बढ़ते जाते हैं ये दाम मेरे बढ़ते चले जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ये चीज़ और भी पाएंगे कि इस पर काफ़ी टाइम पे डिविडेंड मिलता रहता है, इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि एक पैसे आपके पड़े हुए हैं सिर्फ, और आपको उस पर कमाई होती जा रही है हर साल, और उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ती जा रही है। तो इतनी अच्छी चीज़ों को कौन छोड़ेगा। इसीलिए जब इस तरह की कंपनियाँ अपना न्यू शेयर लाती हैं, कोई नए शेयर लाती है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस अपने पुराने शेयर होल्डर्स को देती है कि पहले पुराने, जैसे शेयर इशू कहते हैं, उसमें ऐसा कहा जाता है कि राइट शेयर जैसा कुछ वर्ड यूज़ किया जाता है कि जो भी मेरे पुराने ग्राहक हैं सबसे पहले मैं उनको पैसे दूंगा, उनको शेयर्स लेने हैं, वो अगर शेयर्स लेते हैं उसके बाद बचते हैं तो कोई नए शेयर होल्डर्स हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपनी पर ट्रस्ट दिखाया जब कंपनी कुछ नहीं थी तब से अब तक। तो ये डिविडेंड होता है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ।
हैज क्या होता है? हैज एक रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेशन है, इट्स अ काइंड ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है, एक तरह की क्या है, कैलकुलेशन है, जिसे आप रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेशन कहते हैं। इसमें लिखा है स्ट्रेटजी यूज इन द लिमिटिंग और ऑफसेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस फ्रॉम द फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। किसी भी चीज़, कोई कमोडिटी, कोई सामान बनाने वाली, कोई किसी भी तरह का प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है और उसके स्टॉक्स पड़े हुए हैं, शेयर पड़े हुए हैं। अब जब उस शेयर को लेने जाओगे या उस शेयर में इन्वेस्ट करने जाओगे तो एक रिस्क मैनेजमेंट होता है कि भाई कैलकुलेट कर लो कि आने वाले दिनों में क्या इसके भाव बहुत चढ़ने वाले हैं। जब आप पैसा क्या रहेगा, मान लो 100 रुपये का शेयर ले रहे हो और आपने ऐसा कैलकुलेट किया कि इसके आने वाले दिनों में 200 रुपये के शेयर बढ़ जाएंगे, बहुत डिमांड बढ़ने वाली है, तो आपने आज 100 रुपये लगाए और 100 शेयर खरीद लिए, ठीक है, 10,000 रुपये लगा लिए आपने, और उसके भाई 200 रुपये रेट हो गया तो आपको 20 से 30,000 रुपये डबल ट्रिपल का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, इस तरह से। और एज वेल एज इसमें कितना डिमांड गिर सकती है ये भी, कि अगर भाई 2 से 3% का, 4%, 5% का प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी फिक्स नहीं होता, प्रोबेबिलिटी है कि ये 10% इसकी वैल्यू गिरेगी, तो चलो रिस्क टेकिंग है, अभी ले लेते हैं, क्या पता बढ़ गई, क्या पता घट गई, घटी तो 10% तक घटेगी तो कोई बात नहीं, इतना रिस्क तो लिया जा सकता है, मार्केट में हमेशा प्रॉफिट ही नहीं होता। लेकिन तो उसी मैनेजमेंट को, तो ये रिस्क मैनेजमेंट है। तो कभी भी पूछा जाए व्हाट इज अ हैज, तो हैज इज अ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेशन, ठीक है, एक तरह की कैलकुलेशन होती है जिसमें रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है ताकि भाई लॉस ना हो, कहीं ना कहीं से आप क्या बचाना चाहते हैं, अपना लॉस बचाना चाहते हैं। डीमटेरियलाइजेशन, भाई मटेरियल ही हटा देना। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब क्या है, जो मटेरियल है उसे हटा देना। लिखा है इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर, जिसमें मतलब फिजिकल शेयर का मतलब होता है शेयर सर्टिफिकेट। भाई जब आप कोई बॉन्ड लेते हो, क्या लेते हो, कोई बॉन्ड लेते हो, जैसे कि आप मान लो क्रेडिट कार्ड, पहले क्रेडिट कार्ड लेते थे तो क्रेडिट कार्ड में कार्ड मिलता है, क्रेडिट कार्ड कितना कार्ड होता है, उस पर लिखा होता है क्रेडिट कार्ड आपका एफएससी नंबर, वट एवर द रिक्वायर्ड नंबर्स एंड डेटा उस पर मेंशन होता है, एक चिप लगी होती है एंड बहुत कुछ होता है। लेकिन अब क्या है, आजकल डिजिटल आता है, क्या आता है, डिजिटल क्रेडिट कार्ड आता है। जैसे मैंने एक बजाज का बनवाया तो उसमें क्या है, मैं सोच रहा था कार्ड आएगा, या वैसे बैंक वालों का फ़ोन आता था, सर एक क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, सर एक क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, आपका सिविल स्कोर अच्छा है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने कहा यार कि यार मैं बस परेशान हो गया था, मैंने कहा यार मैं गुजरात नहीं रहता, मैं तो अब दिल्ली रहता हूँ, वो कैसे लूँगा। बोलते सर ये तो डिजिटल होता है, ये तो आप कहीं भी रो बन जाएगा, 1 सेकंड में बन जाएगा, इसका मतलब आपको बनवाना है। शी स्टार्टेड हर प्रोसेस, फाइनली आई डिनाइड हर। तो आपको क्या है कि डिजिटलाइज, तो आपने कार्ड हटा दिया, अब वो डिजिटल है, ठीक है। जैसे डिजिटल करेंसी आप ये फ़ोन पे वगैरह यूज़ करते हो, प्लास्टिक मनी, तो कार्ड मनी को प्लास्टिक मनी कहते हैं, और ये डिजिटल करेंसी होगी ना कि आपने स्कैन किया, उसके अकाउंट में ट्रांसफर 10 रुपये, 5 रुपये, वट एवर इट इज़, राइट, तो वो डिजिटल करेंसी होगी, गॉट इट। तो शेयर सर्टिफिकेट को किस में कन्वर्ट कर दो, इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, बस सिंपल सी बात है। अब इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले तो पेपर की बचत हो जाती है, बहुत सारा पेपर बच जाता है, तो कॉस्ट कटिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, कॉस्ट कटिंग हो जाती है। दूसरा, पेपर जलने खोने का बहुत डर रहता है, डिजिटल करेंसी डिजिटलाइज कर दिया तो उसके मोबाइल में। अब जो शेयर्स, जो ऐप से ट्रेडिंग करते हैं, क्या उनको सर्टिफिकेट मिलता है, क्या उनको नहीं, वो जितनी भी ऐप से ट्रेड, अलग अलग ज़रोदा, एंजल ब्रोकिंग, जिन पे भी आप शेयर मार्केट का ट्रेड करते हो, वो क्या कर चुके हैं, शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेते आए हैं। और एक अच्छी बात है, आपके मोबाइल में पड़ा है, जब चाहो जहाँ चाहो ट्रेड करो, जब मन करे बेच दो, इमरजेंसी में पैसा चाहिए, ना करे तो आप उसको खरीद लो, आपकी ये टोटली मर्जी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राइट इशू क्या है, अ कंपनी implementing a right issue is offering additional and or new share but only already existing shareholders। जैसा कि मैंने बोला कि मान लीजिए कोई दुकान है आपके यहाँ, ठीक है, और आप उसके पुराने ग्राहक हैं, आप क्या हैं, ओल्ड कस्टमर। ओल्ड कस्टमर का मतलब कि उम्र से ओल्ड नहीं, उम्र से ओल्ड नहीं है आप, उसके आप क्या हैं, पुराने ग्राहक हैं, पिछले 20 सालों से, पिछले 20 ईयर से आप वहाँ उसी के यहाँ से सारी चीज़ें खरीद रहे हैं। तो मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट आएगा या उसको कोई डिस्काउंट देना होगा या किसी त्यौहार पे वो कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, गिफ्ट वगैरह, तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देगा,
सबसे पहले वो प्रेफरेंस देगा अपने पुराने ग्राहकों को, क्योंकि वो 15-20 साल से खानदानी ग्राहक हो गए हैं, उसी के यहाँ से सब कुछ लेते देते, तो उसने काफ़ी प्रॉफिट कमाया है। तो कोई गिफ्ट देना है, डिस्काउंट देना है, कोई नया ऑफर आया है, तो वो आप ही को देगा। वो क्या करेगा, सबसे पहले अपने पुराने ग्राहकों को प्रेफर करेगा। सही, जिससे प्रॉफिट है उसी को तो डिस्काउंट देगा। उसी तरीके से एक कंपनी जब अपने राइट इश्यूज ऑफरिंग, राइट इश्यूज क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब कोई न्यू शेयर लाती है, क्या कुछ नए शेयर लाती है। भाई कई बार क्या होती है, जैसे ब्लू चिप कंपनियों के बारे में बताया, किसी के बारे में, जब वो अपने न्यू शेयर रिलीज करती है तो सबसे पहले राइट्स किसको देती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कि भाई आपका पहले अधिकार है कि आप इन शेयर्स को खरीदने के पहले अधिकार है। किसी बाहरी को या नए शेयर होल्डर को या जो कंपनी का पार्ट बनना चाहता है उसको हम पहले नहीं देंगे, पहले आप ले लीजिए। अगर आप नहीं लेते तो फिर इन शेयर्स का कुछ किया जाएगा। तो ऐसे शेयर्स जिन पे पहले ग्राहकों का, प्री एग्जिस्टिंग ग्राहकों का अधिकार होता है कि वही शेयर खरीद सकते हैं, उसी को कहा जाता है राइट इशू। तो राइट इशू का मतलब ये नहीं कि कोई मुद्दा है या इशू जो आप कहते हैं कि कुछ बवाल हो गया है या कुछ चीज़ें दिक्कत हो गई, उस तरह का इशू नहीं है। राइट इशू एक सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि इस तरह के शेयर्स होते हैं जिसमें पहले पुराने शेयर होल्डर्स का राइट ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है। देखिए, पोर्टफोलियो लगभग में सभी तरह की जॉब में बनाया जाता है। आप कोई भी जॉब करते हो उसमें पोर्टफोलियो बनाया जाता है। एज ए स्टूडेंट आपका पोर्टफोलियो हो सकता है। पोर्टफोलियो में सीधी बात होती है, आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, आपसे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन होती है। एक स्टूडेंट का पोर्टफोलियो कैसा हो सकता है, उसकी हाइट, एड्रेस वगैरह, प्लस उसकी स्टडी, उसकी डिग्रीज, किसी एक्टिविटी में पार्ट लिया है, कोई कंपटीशन जीता है, कोई ओलंपियाड्स क्रॉस किया है, कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम निकाला है, वो सब किस में आता है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो जाती है पोर्टफोलियो में। ऐसे ही जब एक शेयर मार्केट में किसी का पोर्टफोलियो बनता है, तो अ कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ओनर ओन्ड बाय अ इन्वेस्टर। मान लीजिए आप ही एक इन्वेस्टर हो जो क्या करते हो, पैसा लगाते हो, पैसा मार्केट में लगाते हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो या जो भी हो, तो आपका पोर्टफोलियो देखा जाएगा, चेक किया जाएगा कि यार इसकी स्किल कितनी अच्छी है। आप ड्रीम 11 में स्किल स्कोर देखते हो ना, ठीक है, तो ऐसे स्किल देखी जाती है कि इसकी स्किल कितनी अच्छी है, कि क्या इसने आज तक जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें कितना प्रॉफिट कमाया है, कितनी बार लॉस किया है, कितनी बार सक्सेसफुल रहा है। आपका सक्सेस रेट देखा जाएगा। अगर आपका सक्सेस रेट अच्छा है, थोड़े बहुत फेलियर है, थोड़े बहुत में कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, ऐसा अगर पाई चार्ट आता है तो माना जाएगा कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो। किसी का ये पूरा 100% नहीं हो सकता, 100% तो किसी का नहीं होता, ठीक है, लाइफ में 100% जैसा बहुत कम ही चीज़ें होती हैं। गॉट इट। तो अगर ऐसा पोर्टफोलियो आया तो एक इन्वेस्टर के नॉलेज, इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट की नॉलेज क्या होती है, उसका पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो बड़ा है आसान चीज़ है। पोर्टफोलियो अलग अलग जॉब्स में अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। गॉट इट। तो कहीं पोर्टफोलियो सुनिए तो इसका मतलब यही नहीं होता है कि इन्हीं का मतलब कि किसी पर्टिकुलर जॉब में होती है। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है भाई, सीधी बात, फाइनेंस का मतलब किसी भी तरह का कैपिटल क्रिएशन हो गया, मतलब पूंजी आप कह सकते हो, या एक होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या लगती है, पैसे, मनी लगती है। पूंजी और मनी में फ़र्क होता है। मनी पूंजी का एक पार्ट है, मनी क्या है, पूंजी का एक पार्ट है, क्योंकि पूंजी में तो मशीनरी होती है, इंडस्ट्रीज़ होती है, लैंड होता है, लेबर होता है, ये सब होता है। केवल जेब में पैसा रख के आप मार्केट या बिजनेस नहीं चला सकते हो, उसके लिए आपके पास पहले कैपिटल मार्केट होनी चाहिए। कैपिटल मार्केट बड़ी मार्केट होती है, लॉन्ग टर्म मार्केट होती है, वहीं पूंजी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट होती है। ये बिज़नेस की डेली रनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली आपको मज़दूरों का काम देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, छोटे मोटे एक्सपेंसेज हैं ऑफिस के, उसको रन करने के लिए कभी कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ बिगड़ रहा है, तो वो क्या होता है, मनी मार्केट में आता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट रिफर्स टू एनी मार्केट प्लेस वेयर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अकर्स। फाइनेंशियल मार्केट ऐसी कोई भी मार्केट है जहाँ पे आप सिक्योरिटीज़, शेयर्स, बॉन्ड्स, इस तरह की किसी भी चीज़ की खरीदारी हो रही है, बेचा जा रहा है, प्रॉफिट कमाया जा रहा है, लॉस हो रहा है, बिजनेस की वो सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो होनी चाहिए। अगर ये कहीं हो रहा है तो उस जगह की मार्केट को फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। इसमें कोई डाउट, फाइनेंस मार्केट कहाँ होगा, जहाँ पे स्टॉक मार्केट हो, बॉन्ड मार्केट हो, ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ मार्केट हो, ठीक है, जिसमें आप मार्केट के डेरिवेटिव्स में क्या है, वो सारे अंग जो एक मार्केट को एक मार्केट बनाते हैं,
ठीक है, वो सारे अगर अवेलेबल हैं तो आप सिंपली कहेंगे कि ये क्या है, एक तरह का फाइनेंशियल मार्केट है। अब फाइनेंशियल मार्केट में सबसे पहले बात करते हैं मनी मार्केट की। इट इज़ द मार्केट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स विच इज मेच्योरिटी पीरियड इज लेस देन 1 ईयर। तो 1 साल से कम का जिसका मेच्योरिटी पीरियड है, या ऐसे स्टॉक्स जो 1 साल से कम के लिए उठाए जाते हैं, 1 साल के अंदर रिटर्न कर दिए जाते हैं। जैसे आपको पता होगा, मैंने आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ाया था। ओपन मार्केट ऑपरेशन किस में पढ़ाया है? मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है। तो एक बार उसको देखिएगा जाके मॉनेटरी पॉलिसी में, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ाया था और इसमें बताया था कि आरबीआई सरकार के बिहाफ पे सरकारी बॉन्ड्स को बेच के और पैसा उठाती है। सरकार को जब भी नीड होती है, सरकार आरबीआई के थ्रू, आरबीआई सरकार के बिहाफ पे सिक्योरिटीज रिलीज़ करती है, और वो 2 तरह के होते हैं, एक 182 डेज़ का होता है और एक 364 डेज़ का होता है, ठीक है। ये 1 ईयर के लिए अंदर की है, और सरकार उनसे, पब्लिक से पैसा लेती है और इतने दिन के बाद रिटर्न कर देती है कुछ इंटरेस्ट के साथ, राइट। तो ये कहाँ से आए? ये 182, 364 क्या है? 1 ईयर से लेस के हैं, 1 ईयर से लेस के हैं, और 1 ईयर से लेस के हैं तो किस मार्केट से हो गया? मनी मार्केट। तो सरकार भी, आरबीआई भी मनी मार्केट परफॉर्म करती है। ये क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में आपके पास पैसे नहीं है और अचानक आपको कैपिटल चाहिए रन करने के लिए, तो आपने मार्केट से पैसा उठा लिया, मार्केट से स्टॉक उठा लिया, तो उसे मनी मार्केट के टर्म में कहा जाता है, जो आपकी रेगुलर एक्सपेंसेस को रन करने के लिए शॉर्ट टर्म में उठाया जाए, ठीक है। तो मनी मार्केट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। कॉल मनी, अब मनी मार्केट में आया तो खुद जानिए कॉल मनी। कॉल मनी रिफर्स टू द मनी फॉर शॉर्ट पीरियड 1 to 14 डेज, 1 से 14 दिन के बीच के जो डेज होती हैं, अगर आप इसमें पैसा उठाते हैं तो उसे कॉल मनी कहा जाएगा। लेकिन इसमें भी डिफरेंस है। देखिए, कॉल मनी की सबसे अच्छी बात क्या होती है, इसकी जगह आपको कोई कोलेट्रल नहीं, जैसे कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, जैसे कहते हैं ना, कुछ भी गिरवी, उसके अगेंस्ट कुछ आपको रखना नहीं है कोलेट्रल की तरह कि अपने सिक्योरिटीज़ रखिए, कोई पेपर रख दीजिए, ज़मीन के कागजात रख दीजिए, नहीं। कॉल मनी अचानक आई हुई इमरजेंसी होती है, जिसमें आपको 1 दिन का, जो मान लीजिए आपको अपने किसी दोस्त से ही 1 दिन का उधार लेना हो या 2 दिन का उधार लेना हो, तो आप उससे क्या कहेंगे कि मेरे पास ये घड़ी है, मेरी ये गाड़ी गिरवी रख लो? नहीं। अगर आपको किसी से लंबा उधार लेना है बैंक से, 5 साल 10 साल का, तो आप पेपर्स रखते हो किसी ना किसी के, और एज अ कोलेट्रल, और उसके बिहाफ पे लोन लेते हो। नहीं मिला तो बैंक उसको बेच के ले लेगी, यही होता है। ऐसे ही जब आप इसकी बात करते हो, किसकी? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हो, तो इसमें कॉल मनी होती है, जिसमें 1 दिन 2 दिन की उधारी पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई कोलेट्रल नहीं, कुछ कमीशन बेस्ड होते हैं और वो पैसे देते हैं और फिर वो पैसे रिटर्न आ जाते हैं। ये बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स के बारे में मैं बहुत पहले बात कर चुका हूँ, कई बार बात करता हूँ, जहाँ बैंक्स टू बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं। एक बैंक का डिपॉजिट दूसरे के पास है, जैसे आप तो डेली ट्रांसफर करते रहते हो 5 रुपये 10 रुपये, तो क्या बैंक 5 रुपये तुरंत भेजेगी, 10 रुपये तुरंत भेजेगी? नहीं। वो इंटरनल ट्रांजेक्शन्स कलेक्टेड रहते हैं। और कभी कभी बैंकों के पास, मैंने बताया था कि कॉमर्शियल बैंकों के पास मॉनेटरी पॉलिसी में कई बार पैसे कम पड़ जाते हैं, तो एमएसएफ पढ़ाया था आपको, वहाँ भी देख लीजिएगा कि वो क्या है, एमएसएफ क्या है। उसके बाद शॉर्ट टर्म पे वो क्या करते हैं, पैसे उधार ले लेते हैं और अगले दिन 1-2 दिन में रिटर्न कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम 14 डेज है। अच्छा, लेकिन अगर ये 1 दिन से ज़्यादा हो गया, 1 दिन से एक्सीड कर गया, क्या है, इफ दिस मार्केट इज नोन एज मनी मार्केट, इफ इट इज मोर देन 1 डे बट लेस देन 14 डेज, मान लीजिए 2 दिन से 13 डेज तक में आप चले गए 1 दिन के बाद, तो उसी मनी को नोटिस मनी कह दिया जाएगा। क्या कह दिया जाएगा? नोटिस मनी। तो कॉल मनी और नोटिस मनी में क्या? कॉल मनी सीधी बात जानिए, 1 दिन की उधारी है 24 घंटे की, उससे लंबे गए और 14 डेज से लेस गए तो नोटिस मनी हो जाएगी, 14 डेज से ऊपर गए तो अलग कुछ हो जाएगा, ठीक है। कॉमर्शियल बिल्स क्या होते हैं? बिल्स के बारे में मैंने आपको बिल डिस्काउंट पढ़ाया था, बैंक के फंक्शंस में क्या पढ़ाया था? बिल डिस्काउंट पढ़ाया था। बिल डिस्काउंट क्या होता है भाई? सवाल ये है। बिल डिस्काउंट में मतलब ये एक तरह की बैंक फैसिलिटीज़ देते हैं। बैंक क्या देते हैं? फैसिलिटीज़ देते हैं ग्राहकों को। तो वो बिल डिस्काउंट किस पे देते हैं? ये कुछ कॉमर्शियल बिल्स होते हैं, इन्हीं के बारे में बात की जाती है। यार सीधी बात है, दे आर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन बाय द सेलर और बायर ऑफ द गुड्स। या तो जिसने सेल किया है वो, या बायर, दोनों को कॉमर्शियल बिल्स मिलते हैं। जब सेलर भाई चीज़ें रिलीज करता है तो एक बिल बनाता है, ठीक है, और कि भाई इतना चीज़ मैंने बेचने के लिए बनाई है। तो बात करेंगे कॉमर्शियल बिल की, तो बिल डिस्काउंट के बारे में आपको पता है। तो सीधी बात है कि बायर और सेलर्स दोनों के थ्रू कॉमर्शियल बिल्स दिए जाते हैं। द वैल्यू डिलीवर्ड गुड्स, दे आर कॉल्ड ट्रेड बिल्स, बट व्हेन दे आर एक्सेप्टेड बाय द कॉमर्शियल बैंक, तो बेसिकली ये ट्रेड बिल्स हैं। कई बार क्या होता है कि भाई जो सेलर है उसने उड़ा के बिल दे दिया,
रिटेलर्स को। रिटेलर्स ने क्या किया भाई, जब आप रिटेलर के यहाँ से सामान खरीदते हैं तो कई बार आप मांगते कि बिल दे दो क्योंकि मुझे कहीं जमा करना है या मुझे बिल दिखाना है, तो वो बिल क्या है, ट्रेड बिल हो गया। वो क्या है, अभी तक ट्रेड बिल है। मान लीजिए कि भाई एक ऑफिस में काम करते हैं और ऑफिस का कोई बैंक है, तो ऑफिस जितनी भी लेन देन करता है, ऑफिस में कंपनी जितनी भी लेन देन करती है, तो कंपनी क्या करती है, बिल्स लेती है। वो सारे बिल क्या होते हैं, कॉमर्शियल बिल, ट्रेड बिल होते हैं। क्या होते हैं, बिल आपको कलेक्ट करने, और फिर पेमेंट के लिए वो सारे बिल क्या होती है, बैंक के पास, जिस बैंक में उसका अकाउंट है या जहाँ से जो बैंक उस कंपनी का लेन देन करता है वहाँ जमा करती है। जब कॉमर्शियल बैंक उस बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसे कॉमर्शियल बिल कहा जाता है। तो वैसे तो ट्रेड बिल है, ट्रेड बिल आपको पता है, कुछ भी खरीदते हो आप उसका बिल लेते हो, एक रसीद लेते हो। वही जो रसीद आपको मिल गई वो क्या है, अपने आप में ट्रेड बिल है। अगर आपको उसको कंपनसेट करना है, कहीं जाके सबमिट करना है कि भाई उसके बदले आपको पैसा मिले, तो फिर आपको जो पैसा मिलता है वो क्या होता है बेटा, वो आपका हो जाता है, अगर वो कॉमर्शियल बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो कॉमर्शियल बिल है। बहुत सिंपल सा है, ये बिल आप डेली यूज करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी खरीदने जाते हैं शॉपिंग मॉल वगैरह में तो आपको लगता है। ट्रेजरी बिल्स क्या होता है भाई, अभी मैंने आपको बताया ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन बताया, ओपन मार्केट ऑपरेशन और ऐसे भी मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ाया। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे, किसके, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करती है, सिक्योरिटीज सेल करती है। क्या करती है, सिक्योरिटीज सेल करती है। ये जो सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इन्हीं को ट्रेजरी बिल कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, ट्रेजरी बिल कहा जाता है। तो रियलिटी वो क्या सेल करती हैं, ट्रेजरी बिल से करती हैं। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ शॉर्ट टर्म लोन। मैंने बोला ना, जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है शॉर्ट टर्म में, मतलब 365 दिन के अंदर, तो दीज आर सोल्ड बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत ही सिक्योर होती हैं। ये शेयर मार्केट की तरह यहाँ फ्लैक्चुएशन वर्क नहीं करता। क्यों, इसका मतलब समझिए। पहले तो ये दे आर इशूड एट द डिस्काउंट। मान लीजिए अगर 100 रुपए का ट्रेजरी बिल है, तो उस पर गवर्नमेंट ने 20% डिस्काउंट दिया है। मतलब जब वो सेल कर रही है और आप क्या कर रहे हो, आप खरीद रहे हो, तो आप कितने पे खरीद रहे हो, 80 रुपए में। लेकिन जब गवर्नमेंट इसको परचेज करेगी, गवर्नमेंट मान लीजिए भाई, दो बताया था मैंने, 182 डेज का और 364 डेज का, डिपेंड करता है कितने डेज का लेंगे। तो ये फिक्स डेट देती है कि गवर्नमेंट इतने की 6 महीने बाद, या इस जिस डेट पे लिए वहां से 6 महीने के बाद इस तारीख को गवर्नमेंट आपसे दोबारा परचेज करेगी इन बिल्स को और आपके पैसे रिटर्न करेगी। तो आपको फेस वैल्यू मिलती है। फेस वैल्यू का मतलब डिस्काउंट पे आपने 80 में खरीदा है, लेकिन जब सरकार आपको पैसा देगी तो वो 100 का 100 रुपए देगी, जिस तरह उस पर लिखा है वही देगी। 20 रुपए आपको यहाँ फायदे मिल गए, एक एग्जाम्पल है। प्लस उस पर इंटरेस्ट देगी, प्लस उस पर क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, जो एक अच्छा खासा इंटरेस्ट होता है। तो जो इंटरेस्ट मिलता है आपको वहां पे, वो भी अच्छा खासा होता है। अंडरस्टैंड। तो इससे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये रिस्क फ्री होता है। इसलिए पब्लिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का वेट करती है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाना हमेशा फायदेमंद होता है, क्योंकि डूबेगा नहीं, सरकार ने वादा किया है। तो ट्रेजरी बिल्स एक होते हैं टी बिल्स में 182 डेज के, और एक टी बिल्स होते हैं 364 डेज के। ठीक है, इसी को रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, जो ऑलरेडी रेपो या रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर बोरोइंग फंड्स बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज विद एन एग्रीमेंट टू रीपर्चेज द सेट सिक्योरिटी अ म्यूचुअली एग्रीड फ्यूचर डेट। इसका पूरे कहने का मतलब यही है सिंपल लैंग्वेज में, कि जब सरकार कहती है कि बेचना है तो सरकार को पैसा चाहिए होता है। पैसा चाहने के साथ साथ बोरोइंग्स होती है। भाई गवर्नमेंट को बोरोइंग्स है, उधार लेने तो पब्लिक से ही ले लेती है। और एग्रीमेंट होता है कि सरकार इसको रीपर्चेज करेगी, और म्यूचुअली एग्रीमेंट होता है कि इस डेट पे सरकार आपसे ये वापस लेगी, और वापस लेने पे क्या करेगी, आपको उस पर इंटरेस्ट देगी। क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। एक एग्रीड प्राइस है। तो जो भी फंड्स बोरो करती है, तो सरकारी प्रतिभूतियों में पैसा लगाना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाना कोई गलत नहीं है। ये रिस्क फ्री होते हैं। आपके पास जब भी पैसा हो फ्यूचर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़े, कैपिटल मार्केट पे आते हैं। अब आते हैं वो सारे क्या थे, मनी मार्केट, और मनी मार्केट के टर्म्स जो मनी मार्केट में यूज किए जाते हैं पैसा उठाने के लिए। क्योंकि अब देखिए कैपिटल मार्केट में बहुत सारी चीजों से बनती है। क्योंकि अगर आपको एक कंपनी बनानी है ना, तो कंपनी बनाने में ईयर्स लग जाते हैं, 5 साल 10 साल 20 साल लग जाते हैं लोगों को एक कंपनी खड़ी करने में। ठीक है, तो ये आसान चीज नहीं, ये लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है।
और उसके साथ एक कंपनी बनने में भाई स्टॉक एक्सचेंज में तो जाना ही जाना है। मर्चेंट बैंकर से पैसे लेंगे, इन्वेस्टर से पैसे लेंगे, स्टॉक ब्रोकर्स को आपको ऐड करना पड़ेगा जो आपके स्टॉक को बेचने में हेल्प करेंगे, डिपॉजिटर्स है जो आपकी में पैसे लगाएंगे, कंपनी में डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट पार्टिसिपेंट्स को देखना है, मार्केट को रेगुलेट करना है, शेयर को इशू करना है। ये बड़े सारे कंपोनेंट बना के, और इससे भी कुछ अदर कंपोनेंट होते हैं जो एक कैपिटल मार्केट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट बनाने के लिए एक बहुत ही कहते हैं ना कि तगड़ी स्कीम, तगड़ी टीम चाहिए, आसान नहीं है। द सिक्योरिटीज हैव अ मैच्योरिटी पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर। तो जब आप कैपिटल मार्केट में समझिए तो सीधे कह सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन, या लॉन्ग टर्म लोन दे रहे हैं, या आप लोन ले रहे हैं या दे रहे हैं, चाहे ले रहे हो या दे रहे हो। अगर आप देने वाले हैं, इन्वेस्टर्स हैं, दे रहे हो, तो आप भी समझिए कि आपने 4-5 साल के लिए लोन दिया है, 10 सालों के लिए लोन दिया है, या आप ले रहे हो तो भी ठीक है। एक्सीडिंग मोर देन 1 ईयर, डील विद द कैपिटल मार्केट। इन शॉर्ट इट इज द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म लेंडिंग एंड बोरोइंग। या आप दे रहे हो या ले रहे हो, पैसा ले रहे हो या दे रहे हो, लॉन्ग टर्म। इट इज द यूनिट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी एंड इट्स ऑफर्ड द सेल टू रेज कैपिटल फॉर द कंपनी। ठीक है, तो क्या लिखा, इट इज द यूनिट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी एंड इट इज ऑफर्ड फॉर सेल टू रेज कैपिटल फॉर द कंपनी। मतलब जो आपको कंपनी के लिए, कंपनी को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो क्या करते, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, आपको एक कहानी सुनाई थी शेयर स्टॉक मार्केट के पहले लेक्चर में। कहानी याद कीजिए, कहानी क्या थी कि मान लीजिए आप और आपके दोस्त, दो लोग क्या हैं, कोई नया आइडिया है, कंपनी शुरू करना चाहते हैं, ए और बी दोनों ने पैसे लगाए। मान लीजिए ए के पास पैसे ज़्यादा थे, ए का बी का आइडिया ज़्यादा था, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि 60-40 की ओनरशिप होगी। 60-40 की ओनरशिप में तो 60%, एक फाउंडर बन गया, एक बन गया फाउंडर, एक क्या बन गया, को फाउंडर। ठीक है, उसी में एक कोई सीईओ होगा, एक कोई मार्केटिंग देखेगा, ऐसे ऐसे कई सारे, और कुछ और लोगों को ऐड कर लिया। 60-40 का रेशियो है, 60 और 40 का रेशियो। ये क्या है, इक्विटी शेयर्स। ये क्या है, इक्विटी शेयर हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ये मालिक होते हैं, एक तरह से क्या होते हैं, मालिक होते हैं। ये डिसीजन मेकिंग में, इनका डिसीजन मेकिंग का काम होता है। ठीक है, कंपनी चलाने का काम इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जब इनको ज्यादा पैसे की जरूरत होती है तो जाते हैं किसके पास, इन्वेस्टर के पास, कि कोई जो, और अपना आइडिया सुनाते हैं। आइडिया सुनाने के लिए क्या देते हैं, एक पिच देते हैं। सब कुछ देखना हो तो शार्क टैंक का कोई एपिसोड देख लीजिएगा, एक क्या 2-3 एपिसोड देख लीजिएगा शार्क टैंक के, आपको इक्विटी शेयर वगैरह समझ में आ जाएगा। अच्छा एपिसोड है, फेसबुक से लेके यूट्यूब पे कहीं भी 10-15 मिनट का कोई एपिसोड उठा के देख लीजिएगा कि कैसे वो इक्विटी पूछते हैं, कैसे फाउंडर को फाउंडर होते हैं, सीईओज क्या होते हैं, कैसे वो शेयर्स का बंटवारा करते हैं, कैसे सामने वाले के सामने पिच करते हैं, अपनी सेल्स बताते हैं, प्रॉफिट बताते हैं, स्ट्रेटेजी बताते हैं, लॉस है तो लॉस भी बताएंगे, लेकिन बताएंगे कि किस तरह से वो फ्यूचर में स्केल करेंगे। इन्वेस्टर को भरोसा दिलाते हैं कि आप मेरे में पैसा लगाओ तो आपको पैसा रिटर्न मिलेगा हाई प्रॉफिट के साथ। जब इन्वेस्टर को भरोसा हो जाता है तो वो उसमें आप पे कुछ पैसा डालेगा, लेकिन जब पैसा डालेगा तो वो क्या लेगा, आपसे इक्विटी शेयर लेगा। या दो तरह से पैसा उठाओ, या तो मालिकाना हक बेचो। भाई आपने मान लीजिए कंपनी 100 करोड़ की बना ली है, अब आपको उसको 500 करोड़ पे ले जाना है, तो आप उसके लिए क्या करते हो, फंड रेज करते हो इन्वेस्टर्स के सामने अलग अलग राउंड में, और उसमें आप क्या करते हो, मल्टीपल इन्वेस्टर मल्टीपल जगह पैसे लगाते हैं कि 2 कंपनी डूब गई, 2 चल गई तो वहीं से पैसा निकल आएगा, ऐसा भी होता है। तो वो क्या करते हैं, इक्विटी लेते हैं, यार लोन लो, लोन पे इंटरेस्ट भरना है तो इक्विटी बेचते हैं, अपना मालिकाना हक बेचते हैं। तो भाई 100 करोड़ की कंपनी और सामने वाले ने बोला मैं आपकी कंपनी का 2% इक्विटी लूँगा और आपको दूंगा 2 करोड़, 2 करोड़। ठीक है, तो 2% इक्विटी का मतलब अब उस पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसका 2% वो लेगा। ठीक है, तो ये कैपिटल मार्केट होती है। कैपिटल मार्केट में मनी रेज की जाती है। मनी मार्केट में तो चलाने के लिए, रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए की जाती है। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए मनी रेज की जाती है। जिसने इक्विटी ले ली, अब जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आएगी वो अपने थोड़े बहुत सलाह देगा, थोड़े अपने अप्रोचेस से उनको हिंट देगा, मार्केट में पकड़ बनवाएगा, क्योंकि उसने उस पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो आप समझ रहे हैं, इस तरह से होता है। टाइप्स ऑफ शेयर्स की बात करते हैं, तो अभी मैं बता रहा था इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर। तो अब शेयर्स के टाइप समझिए। इक्विटी शेयर्स तो आप समझ गए कि इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं, तो मान लीजिए कि प्रॉफिट हुआ, अगर कंपनी ने क्या किया, प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट के केस में आपको क्या लगता है
कि इक्विटी शेयर वालों को सबसे ज़्यादा पहले पैसा प्रॉफिट मिलेगा या प्रेफरेंस शेयर वालों को सबसे पहले प्रॉफिट मिलेगा? क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर वाले तो मालिक हैं, मालिक सबसे पहले प्रॉफिट लेगा। नहीं, अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है तो आपकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है। तो पहले समझते हैं इक्विटी शेयर। दे गिव द होल्डर टू पावर टू शेयर अर्निंग प्रॉफिट टू द कंपनी। कंपनी के प्रॉफिट या लॉस में, दोनों में, ये प्रॉफिट में लॉस में दोनों में इनका पैसा डूबेगा या इनका पैसा बनेगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर आर पेड डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट बनाती है कंपनी, तो हर एक शेयर पे प्रॉफिट बनता है, डिवाइड होता है, हर एक शेयर के बेस पे प्रॉफिट डिवाइड होता है। तो जब प्रॉफिट बांटा जाता है तो इक्विटी शेयर वाले सबसे पहले प्रॉफिट नहीं लेंगे। सबसे पहले जिनके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस नाम ही है, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर किसी कंपनी के लिए हैं तो उसके प्रॉफिट में सबसे पहला हक आपका है। ठीक है, अब वो उसको खरीदने के क्या तरीके होते हैं क्या नहीं, वो बात की बात है। अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं तो डिविडेंड जो मिला है, जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट सबसे पहले आपको मिलेगा। उसके बाद जो बचेगा सेकंड नंबर पे इक्विटी शेयर होल्डर आते हैं। सेकंड नंबर पे क्या आते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर आते हैं। उसके बाद हाँ, ये जान लीजिएगा कि प्रॉफिट का कुछ कंफर्म परसेंट ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, क्योंकि ये ना ओनर है ना ये डिसीजन मेकिंग लेते हैं, इनका डिसीजन में भी कोई काम नहीं है, किसी भी तरह का निर्णय नहीं लेते, कंपनी को ये चलाते भी नहीं है, सारा कौन करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स कराते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के बाद जो पैसा बचा फिर उस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते हैं वो अलग बात है, लेकिन इनको एक फिक्स परसेंट प्रॉफिट मिलेगा और इनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, इतना याद रखिए। देयर वर अर्लियर इशूड टू प्रमोटर्स फॉर द सर्विस। अच्छा, डिफर्ड शेयर को एक सिंपल से लैंग्वेज में समझिए कि इनको लास्ट प्रायोरिटी है। क्या है? लास्ट प्रायोरिटी, सबसे लास्ट में डिविडेंड प्रॉफिट मिलता है। अगर प्रॉफिट बचा तो पहले प्रेफरेंस शेयर वाले आएंगे और फिर इक्विटी शेयर होल्डर आएंगे, कुछ और आएंगे, और सबसे लास्ट में इनको मिलेगा। दिस शेयर रैंक लास्ट एज फार एज पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड द रिटर्न ऑफ कैपिटल इज कंसर्न। ठीक है, या कंपनी डिसॉल्व हो गई, कंपनी बंद हो गई, तो उसके कैपिटल का बंटवारा हो रहा, उन सभी में इनको लास्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो अगर आपके पास डिफर्ड शेयर हैं तो आप चुपचाप बैठे रहिए, आपको चीज़ें बहुत बाद में मिलेंगी, किसी भी तरह की पेमेंट या प्रॉफिट का हिस्सा। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर के बारे में बोल दिया। द होल्डर ऑफ सच शेयर हैव प्रेफरेंशियल राइट ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर। द होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट्स। तो मैंने बताया ना कि इनका वोटिंग राइट्स नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं लेते, केवल इनका प्रॉफिट में इनको प्रेफर किया जाएगा। तो ईजी है कि प्रॉफिट में इनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है। ये एक बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राइट इशू क्या है भाई? राइट इशू आर द प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल टू ऑल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। मतलब कि ये तब होता है जब जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं ना, सबके पास बराबर शेयर हो। क्या हो? बराबर शेयर हो, शेयर्स नंबर ऑफ बराबर हो, तो इसे राइट इशू और प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल। राइट इशू तब होता है जब सभी शेयर होल्डर्स के पास लगभग में बराबर हो, सब मिलजुल के निर्णय लेते हो, कोई एक उसका ओनर ना हो, मल्टीपल ओनर्स हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं, ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर उसको चलाते हैं, ना कि एक सिंगल पर्सन। बोनस शेयर क्या होते हैं? व्हाट इज द बोनस शेयर? भाई जैसे किसी कंपनी में काम करो, जो वर्कर्स कंपनी में काम करते हैं, तो दिवाली में इंडिया में बोनस मिलता है। एक सैलरी, वन सैलरी इज बोनस, वन सैलरी इज बोनस। सैलरी में क्या मिलती है? पूरा सैलरी, पूरी की पूरी सैलरी बोनस मिलती है। समझ में आ रही है बात? बोनस शेयर में कि पूरी की पूरी सैलरी क्या होती है? बोनस मिलती है। उसी तरह से शेयर्स में क्या होता है कि बोनस शेयर मींस न्यू शेयर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। याद रखिए कि क्या होते हैं कि जो पहले से ही कंपनी में पैसा लगा के पुराने शेयर होल्डर्स को ये प्रॉफिट मिलता है, तो जब उनको कुछ कंपनी बोनस देना चाहती है तो पैसा नहीं देती। वो क्या करती है? मनी नहीं देती, पैसा तो नहीं देती, लेकिन कुछ नए शेयर लाती है। मान लीजिए उस टाइम एक शेयर का रेट 500 रुपए है और आपने ऑलरेडी आपके पास उस कंपनी के 500 शेयर हैं और आपको 50 शेयर एक्स्ट्रा दे दिया गया, तो अभी आपके पास 550 हो गए और 500 की रेट से कैलकुलेट कर लीजिए 25,000 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बोनस शेयर दिए जाते हैं। बोनस शेयर बोनस की तरह ही होते हैं। अब बोनस शेयर किसको कितना मिलेगा? इन प्रोपोर्शन टू देयर होल्डिंग्स। अगर आपके पास 1000 शेयर हैं तो उसी प्रोपोर्शन में आपको बोनस शेयर मान लीजिए 100 मिल जाए। किसी के पास 500 शेयर हैं तो उसको 50 मिले, किसी के पास 100 शेयर हैं तो उसे 10 बोनस शेयर मिलेंगे। मतलब आप कंपनी का कितना ज़्यादा शेयर का हिस्सा होल्ड करते हैं, कंपनी के हिस्से का कितना ज़्यादा आप होल्ड करते हैं,
उतना ही ज़्यादा आपको बोनस शेयर मिला जाएगा। तो बोनस शेयर समझ में आ गया। देखिए चाहे बोनस शेयर हो या इशू शेयर हो या राइट इशूज़ हो, ये सारे किसको मिलते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। तो अगर आप पुराने ग्राहक हैं तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि कंपनी आपके पैसे से प्रॉफिट कमा रही है, तो उसका काम है आपको प्रॉफिट देना, तभी आप उसके साथ बने रहेंगे। कंपनियां वहीं अच्छी होती हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को रोक के रखे लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी का विश्वास शेयर होल्डर्स पे और शेयर होल्डर का विश्वास कंपनी पे होना चाहिए। या आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं प्राइवेट ही जहाँ पे एम्प्लॉयज़ 20-20 साल से काम करते हैं। कैसे करते हैं? वो एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसे रिलेशन बना के रखते हैं, टाइम टू टाइम उनको गिफ्ट देना, उनको रिस्पेक्ट फील करवाना, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना के रखना। जब आप रिस्पेक्टेड फील करेंगे कहीं, तभी कहीं काम करेंगे। ठीक है। इशूड टू फ्री टू शेयर होल्डर्स टू द कंपनी। ठीक है, तो दे आर इशूड फॉर फ्री, तो ये फ्री में दिए जाते हैं। और इसी के साथ आज का ये लेक्चर द एंड होता है। इसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े हैं, ये पार्ट 1 है। अगले पार्ट में मैं फिर से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लाऊंगा। आज का मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि आप इसमें पढ़ने वाले थे टाइप्स ऑफ शेयर। आप क्या पढ़ने वाले थे? टाइप्स ऑफ शेयर। तो आज आपने टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में पढ़ लिया। मेन मोटो ये था कि टाइप्स ऑफ शेयर क्या होते हैं, और थोड़ा सा आपने जान लिया कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होती है। ठीक है, अभी इसमें बुल एंड बेयर के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें भी हैं, उसके बारे में भी हम आज पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए SSCT पॉइंट के साथ।